SARE Foundation for the Blind. You're watching one paper MCQ service exam preparation class from the platform of SARE Foundation for the Blind. कल हमने काफी सारा मटेरियल कवर किया था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट किया थे, रिलेटिव कंजंक्शन कर ली थी, कंडीशनल सेंटेंसेस कर लिए थे। आज का लेक्चर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम प्रपोजिशन, यूज ऑफ प्रपोजिशन करने जा रहे हैं और पेपर के हवाले से बहुत ही अहम टॉपिक है। अगर आप कोई भी पेपर पेपर 1 उठा के देखेंगे जिसमें इंग्लिश का पोर्शन आता है, उसमें 4, 5, 6 क्वेश्चन प्रपोजिशन के ज़रूर होते हैं। और इसी तरीके से अगर आप MPT देने जाते हैं CSS का, वहाँ पर 13, 14, 15, शायद इससे भी ज़्यादा या इसका यानी 15 के अराउंड अबाउट प्रपोजिशन के सवाल होते हैं। ये इतना अहम टॉपिक है और हमें कंफ्यूजन होती है कि यहाँ पे ऑफ लगना है, फॉर लगना है, टू लगना है, यानी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको आप हतमी तौर पे तो तभी समझ सकते हैं जब आपके जो ब्रेन है, जिससे हम कल डिस्कस कर रहे थे, वो इंग्लिश समझना शुरू कर देगा, तभी आप क्लियरली इसका डिसीजन कर सकेंगे इधर क्या आना है। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद कुछ शॉर्टकट्स के जरिए आज समझने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे, कंफ्यूजन दूर करेंगे कि हमें जो यूज ऑफ प्रेपोजिशन है या करेक्ट यूज ऑफ प्रेपोजिशन है वो समझ में आए। जो मैं आपको आज कवर करवाने जा रहा हूँ, ये जो मैंने मटेरियल लिया है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने स्टडी रिवर इंस्टीट्यूट के जो लेक्चर्स हैं वहाँ से लिया है और उधर इंतहाई खूबसूरत तरीके से प्रपोजिशन को एक्सप्लेन किया गया कि आपको समझ में आएगी कि किस तरीके से कहाँ आपने प्रपोजिशन यूज करनी है। मैं आपको कुछ वर्ड्स बताऊंगा और ये बताऊंगा अगर आपको जुमले के अंदर वो वाला वर्ड या उससे मिलता जुलता वर्ड मिले तो आपने ये वाली प्रपोजिशन यूज करनी है। वो वर्ड्स के साथ जो प्रपोजिशन है वो फिक्स ही होती है। ठीक है, हम शुरू करते हैं। मिसाल के तौर पे आपको अगर वर्ड में मिले अकाउंटेबल, ऑडिटेबल या थैंकफुल, तो आपको दो ही वर्ड के दरमियान कंफ्यूजन होगी, या दो ही वर्ड आएंगे जो इसमें लगते हैं, या इसमें टू आएगा या फॉर आएगा। ठीक है, ऑफ नहीं आएगा। यानी क्या इसका नाम है, अगर आपको ये आए कि भाई ही इज अकाउंटेबल ऑफ द गवर्नमेंट, गलत है, ऑफ नहीं आएगा, ऑफ कंफ्यूज करता है इसके साथ। इसी तरीके से ही इज थैंकफुल ऑफ नहीं आता, टू आता है या फॉर आता है। सही है, तो इसी तरीके से आपको रिस्पॉन्सिबल लिखा हुआ मिले, थैंकफुल लिखा हुआ मिले, ग्रेटफुल लिखा हुआ मिले, तो ये या तो आपका वहां पे टू लगेगा या फॉर लगेगा। ठीक है, अच्छा, अब कहाँ टू लगेगा, कहाँ फॉर लगेगा इन दोनों में? अगर तो आगे जो ऑब्जेक्ट आ रहा है या जो आगे नाउन आ रहा है या प्रोनाउन आ रहा है वो कोई इंसान है, तो वो टू लगेगा वहां पे, और अगर इंसान नहीं है तो वहां पे फॉर लगेगा। ठीक है, मिसाल देता हूँ, शी इज अकाउंटेबल फॉर द लॉस। लॉस जो है ये कोई इंसान नहीं है, कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है। ठीक है, तो इधर क्या आ रहा है, फॉर आ रहा है। वर्ड क्या थे, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल या ग्रेटफुल, थैंकफुल, ये सिनोनिम्स एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो जो अगर इंसान होगा तो टू आएगा, आई एम थैंकफुल टू यू, आई एम ग्रेटफुल टू यू, आई एम ग्रेटफुल ऑफ यू गलत होगा। ठीक है, आई एम थैंकफुल ऑफ यू गलत होगा, आई एम अकाउंटेबल ऑफ यू गलत है।
4 आएगा या 2 आएगा। अब और 4 का है, अगर आपके आगे इंसान नहीं कोई और चीज है तो आपका 4 आएगा, और अगर इंसान है तो ह्यूमन बीइंग है, कोई पर्सन है, तो 2 आएगा। आई एम अकाउंटेबल टू यू। ठीक है, आई एम अकाउंटेबल फॉर द लॉस। ठीक है, यूं। फिर हमारे पास मेड आता है वर्ड। तो मेड के साथ जो दो ही प्रपोजिशन लगती होती हैं, या तो उसका तो ऑफ लगता है या फ्रॉम लगता है। ठीक है, अच्छा, कहाँ ऑफ लगता है और कहाँ फ्रॉम लगता है? अगर मेड क्या होता है, किसी चीज की, कोई चीज किसी चीज की बनी हुई के अंदर इस्तेमाल होता है ना। अगर उस चीज के अंदर रिवर्सिबल एक्शन हो सकता है तो ऑफ आता है, और अगर रिवर्सिबल एक्शन नहीं हो सकता तो फ्रॉम आएगा। मिसाल के तौर पे, टेबल इज मेड ऑफ वुड। आप टेबल से वापस लकड़ी को बना सकते हैं, रिवर्स कर दें। ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से चीज इज मेड फ्रॉम द मिल्क। अब दूध से वापस आप चीज या मक्खन नहीं बना सकते। ठीक है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये छोटे छोटे से ट्रिक्स हैं जो आपने जहन में रखने हैं, ताकि आपको याद मतलब समझने में आसानी हो कि कहाँ क्या आएगा। ये हतमी रूल्स नहीं है, ये मैं आपको किसी ग्रामेरियन के बनाए हुए रूल्स नहीं मैं आपको बता रहा। ठीक है, सिर्फ छोटे छोटे से शॉर्टकट ट्रिक्स बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपने अपनी दुरुस्त प्रपोजिशन का इंतखाब करना है। यानी आप कंफ्यूज होते हैं, यार यहाँ मेड ऑफ लगना है कि मेड फ्रॉम लगना है। तो ऐसी चीज अगर अगर आपको जुमले के अंदर नजर आ रही है कि जहां जो रिवर्स होके दोबारा बन सकती है, तो वहां पर ऑफ, और अगर रिवर्स नहीं हो सकती तो फ्रॉम। ठीक है, उसके बाद है जी, वर्ड आ जाए आपको मैरी, शादी करने वाला, मैरी। ठीक है, तो याद रखें कि मैरी के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आती अगर जुमला एक्टिव वॉइस हो। मिसाल के तौर पे, अहमद मैरीज समीना, फवाद मैरीज माहिरा। ठीक है, या यूं नहीं होगा, फवाद मैरीज विद माहिरा, या फवाद मैरीज टू माहिरा। गलत, फवाद मैरीज माहिरा, मैरी के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आती एक्टिव वॉइस जुमले में। ठीक है, लेकिन अगर जुमला पैसिव वॉइस हो तो क्या इसका नाम है, जुमले के अंदर टू आता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे, आयशा इज मैरिड टू अली। ठीक है, हम इनफॉर्मल लिख रहे हैं, तुम आयशा इज मैरिड विद अली भी चलेगा, गलत नहीं होगा। लेकिन जब आपको पेपर के अंदर चॉइस मिल जाएगी कि जहां टू भी लिखा हुआ आ जाएगा, विद भी लिखा हुआ आ जाएगा, फॉर भी आ जाएगा, ऑफ भी आ जाएगा, तो आपने टू लगाना है फिर। ठीक है, मोर अप्रोप्रिएट क्या है, टू। विद भी चलता है। फिर हमारे पास वर्ड है एब्सेंट। ठीक है, तो जो एब्सेंट है वो किसी जुमले के अंदर बतौर वर्ब भी आ सकता है। ठीक है, और बतौर एडजेक्टिव भी आ सकता है। ठीक है, अच्छा, वर्ब कैसे आ सकता है? ही इज, नहीं, वर्ब तो नहीं आ सकता, सॉरी। वर्ब, सॉरी, एब्सेंट ज्यादातर एडजेक्टिव ही आता है। अच्छा, तो क्या इसका नाम है,
एक मिनट दीजिएगा मुझे। होता है बात, ठीक है। अच्छा, अगर जुमले के अंदर एब्सेंट एज अ एडजेक्टिव आ रहा हो तो इसके बाद कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी, ठीक है। मिसाल के तौर पे ही इज एब्सेंट टुडे, ठीक है। या यूं कर लें कि भाई अगर उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट ना आ रहा हो तो एब्सेंट के बाद कोई प्रपोजिशन यूज नहीं होगी। ही इज एब्सेंट टुडे, ही इज एब्सेंट यस्टरडे, ठीक है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट आ रहा हो तो एब्सेंट के बाद फ्रॉम आता है, टू नहीं आता, ठीक है। ही इज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है ऐसे वर्ड जो एग्रीमेंट को शो कर रहे हो। मिसाल के तौर पे अग्री, मिसाल के तौर पे असेंट, मिसाल के तौर पे एक्सीड, मिसाल के तौर पे डिसेंट, ये ऑपोजिट है मानने के, ना मानना, बगावत करना या मना कर देना। इसी तरीके से डिसएग्री, ठीक है। तो ये जो वर्ड हैं जो मानने के मानों में आ रहे हैं, इनके साथ या तो विद आएगा या टू आएगा, ठीक है। अगर तो आप किसी बंदे के साथ डिसएग्री कर रहे हो या एग्री कर रहे हो तो क्या आएगा, विद। आई डिसएग्री विद यू या आई एम आई एग्री विद यू, ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर कोई आगे पर्सन नहीं है, ठीक है। मिसाल के तौर पे कोई स्टेटमेंट है जिसे आप एग्री या डिसएग्री कर रहे हैं, या कोई प्रपोजल है जिसे आप एग्री या डिसएग्री कर रहे हैं, तो टू आएगा, ठीक है। आई एक्सीड टू योर प्रपोजल, आई एक्सेप्ट, आई 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 एम डिसेंटिंग टू योर प्रपोजल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास वर्ड्स जो एंगर को इजहार कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे एंग्री, वैक्स, अनॉय, मिसाल के तौर पे डिस्कस्टेड, ठीक है। तो ये इसके इनके साथ या एट आता है या विद आता है, ठीक है। अगर अगर तो जो गुस्सा आ रहा है वो किसी बंदे के अलावा किसी ऑब्जेक्ट पर आ रहा है, किसी और वजह से आ रहा है, यानी उसकी वजह कोई इंसान नहीं है, कोई पर्सन नहीं है, तो एट लगाएंगे। लेकिन अगर कोई बंदा है तो फिर हम विद लगाएंगे। मिसाल देता हूं, मिस्टर अली इज एंग्री विद आवर बॉस, ठीक है।
तो यानी एंग्री या उसके जो इमोशंस की डायरेक्शन है वो किसकी तरफ है, किसी पर्सन की तरफ है ना, तो विद आ रहा है। तो अगर कोई जो इमोशंस की डायरेक्शन है या वजह है वो पर्सन नहीं है, मिसाल के तौर पे मिस्टर अली इज एंग्री एट बैड वेदर, ठीक है। तो अगर पर्सन हो तो विद, अगर पर्सन के अलावा कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हो तो एट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है वर्ड डाइड, ठीक है। जो डाइड है, मरना, इसके 5 अलग अलग किस्म की प्रपोजिशन आती है। ऑफ, फ्रॉम, इन, विद, ठीक है। ऑफ, फ्रॉम, इन, विद। हाँ, और फॉर भी है, ठीक है। 5 पूरी हुई। अच्छा, अगर जो डेथ की वजह है वो कोई डिजीज हो तो डाइड के साथ ऑफ आएगा, ही डाइड ऑफ कैंसर, ठीक है। अगर जो डेथ है उसकी वजह अदर देन डिजीज है तो फ्रॉम आएगा, ही डाइड फ्रॉम द एक्सीडेंट, ठीक है। अगर कोई बंदा मरे अपनी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते हुए या किसी वतन के लिए या फैमिली के लिए या किसी के खातिर, तो फिर हम क्या लगाते हैं, फॉर। ही डाइड या आवर सोल्जर्स डाइड फॉर द कंट्री, ठीक है। और अगर अगर हमने मतलब इधर भी अदर देन डिजीज है लेकिन हमने कन्वे करना है मीनिंग के दौरान, तो हम तब क्या लगा देते हैं, इन, ही डाइड इन एक्सीडेंट, ठीक है। तो अगर आपको जुमले में आ रहा है कि इधर इन आएगा तो वो आपको 2 ऑप्शन इकट्ठे नहीं देगा, यानी या इन देगा या फ्रॉम देगा, क्योंकि एक्सीडेंट के साथ दोनों ठीक है। और एक सेंटेंस है तो आप इससे कॉन्टेक्स्ट पता नहीं चला सकते कि आपने मीनिंग क्या कन्वे करना है, ठीक है। तो इस तरह का जो अगर आएगा तो उधर आपको या फ्रॉम देगा या इन देगा ऑप्शन, ठीक है। तो आप दोनों एक्सीडेंट के लिए आपने या अगर फ्रॉम है तो फ्रॉम चूज कर लेना है, इन है तो इन चूज कर लेना है, ठीक है। अच्छा, अब एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर एक क्वेश्चन है सर। मैंने लास्ट टाइम एक पेपर में अपेयर हुआ था तो उसमें आ रहा था कि आई एम राइटिंग टू मतलब पेन डैश पेन, ही इज राइटिंग डैश पेन। उसमें प्रपोजिशन की जो ऑप्शन दी हुई थी, फ्रॉम था, बाय था, टू था, विद था। तो मुझे जो मोस्ट जो ज्यादा सही लगा है वो यही लगा है विद। लेकिन उन्होंने जो है ना, जब मैंने जाके देखा तो उसमें टू था। तो सर ये किस तरह पॉसिबल हो सकता है, इसको थोड़ा समझा दें। जुमला जुमला क्या है? ही इज राइटिंग सर, उधर क्वेश्चन पेपर में दिया था ही इज राइटिंग डैश पेन, यानी पेन से पहले आपने प्रपोजिशन लगानी है टू कोई भी। नहीं आ तो सकता, विद ही आएगा। सर विद आएगा, लेकिन उनने जो वो सही करेक्ट दिया हुआ था उनने टू लिखा हुआ था। ही इज राइटिंग टू पेन, जी नहीं ये नहीं हो सकता, सेंस नहीं बना रहा ना यार। जी सर, सर जी। यही बात है, मैंने खुद भी विद लिखा है, लेकिन उनने जो मतलब सही किया था वो। नहीं, कि किसी भी तरीके से कोई कंफ्यूजन होती है ना इसके अंदर। तो ये जो आप जुमला बता रहे हैं, प्रपोजिशन तब तक आप ठीक नहीं कर सकते जब तक आप इंग्लिश को समझ नहीं सकते। ये जो मैं भी आपको बता रहा हूँ ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं, ठीक है। ये अगर आप अंडरस्टैंड कर लोगे तो मतलब आप एक गेस कर सकते हो कि भाई ये होगा, ठीक है। 100% तभी आप ठीक करना शुरू करते हो जब आपको इंग्लिश समझ आना शुरू हो जाती है, तभी आप 100% नहीं करते
जो प्रपोजिशन होती है वो कंफ्यूजिंग होती है, ठीक है। और मसला ये हो रहा होता है कि दो, क्या इसका नाम है, बाज़ औक़ात प्रपोजिशन वो ठीक आ रही होती है, ये बहुत दफा मसला हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, ऊपर से फिर क्या इसका नाम है, ये भी होता है कि ग्रामेरियन जो होते हैं उनके भी आपस में इख्तलाफ होता है। कोई ग्रामेरियन कहता है कि इधर ऑफ लगेगा, दूसरा कहता है नहीं जी इस तरह के कॉन्टेक्स्ट में फॉर लगेगा। तो प्रपोजिशन आर ट्रिकी, ठीक है। लेकिन जो आप बता रहे हो ये तो क्लियर कट है, ही इज राइटिंग विद पेन, टू हो ही नहीं ना सकता, मतलब जुमला वैसे गलत हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है वर्ड कंपेयर। तो जो कंपेयर होगा उसमें या तो टू होगा या विथ होगा, ठीक है। अगर आप दो ऐसी चीजों को के दरमियान कंपैरिजन कर रहे हो जो कि बहुत मतलब मिलती जुलती नहीं है, एक नहीं है, ठीक है, तो आप टू लगाओगे। अच्छा, लेकिन अगर आप एक जैसी चीजों को कंपेयर कर रहे हो तो आप विद लगाते हो, यानी मिसाल के तौर पे बैग इज कंपेयर टू कैट। अब कैट और बैग दो अलग चीजें हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप दो एक जैसी चीजों के दरमियान कंपैरिजन कर रहे हो, मिसाल के तौर पे इस्लाम इज कंपेयर्ड विद क्रिश्चियनिटी, अब दोनों रिलीजन है, एक जैसे हैं, ठीक है। या आप दो यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन इज कंपेयर्ड विद यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आर कंपेयर्ड विद पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, ये सारे वेदा। लेकिन दो अनरिलेटेड थिंग्स के दरमियान कंपैरिजन है तो टू आएगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है। अच्छा, उसके बाद वर्ड है हमारे पास रिलेटेड टू सप्लाई, कुछ सप्लाई करने के कर रहे हो, जो सप्लाई की मीनिंग दे रहे हो। मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे सप्लाई खुद, प्रोवाइड, प्रेजेंट, ठीक है, इंटरेस्ट एंड फर्निश, यानी कुछ देना के जो मानी दे रहे होते हैं ना सारे, या भेजने के मानी, ठीक है। तो अच्छा, एक तो उनके साथ विद आता है, ठीक है, यानी आप कोई चीज किसी को दे रहे हो तो एक तो विद के साथ, विद की प्रपोजिशन के साथ आ रहा होता है। मिसाल, मिसाल के तौर पे दे दे प्रोवाइड टेररिस्ट विद वेपन, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से टू भी यूज होता है, दे सप्लाइड वेपन टू टेररिस्ट, ठीक है। दोनों के अंदर बारीक सा फर्क है। अच्छा, इसको मैं आपको बाद में क्लेरिफाई करूंगा दोनों का फर्क क्या है, लेकिन है टू भी आता है और विद भी आता है, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको क्लेरिफाई करता हूँ, पहले मैं जरा ना इन दोनों का फर्क खुद जरा समझ लूं, ठीक है। मैं आपको उसमें ग्रुप में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा, उसके बाद है ऐसे वर्ड जो अट्रैक्शन या लव के मानों में आ रहे थे, उनके साथ कौन सी प्रपोजिशन आ रही होती है। अच्छा, ये जो तमाम वर्ड्स हैं जो लव या अट्रैक्शन, इन्फैचुएशन, इनके माने दे रहे होते हैं, इनके साथ विद आता है,
ठीक है, मिसाल के तौर पे दे वर एनामर्ड विद हर ब्यूटी, ठीक है, इनामर्ड का मतलब होता है अट्रैक्ट होना, मरूब होना, ठीक है, तो इनके साथ क्या आता है विद। अच्छा, अब ऐसे मैंने वर्ड्स जो हार्मफुल होने के मानी दे रहा हूं, उनके साथ प्रेपोजिशन कौन सी आ रही है? ठीक है, तो इनके साथ क्या आती है हमेशा प्रेपोजिशन टू। मिसाल के तौर पे स्मोकिंग इज हार्मफुल टू योर हेल्थ, ठीक है, दिस इज इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है, फॉर के साथ इसको कंफ्यूजन होती है कि स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर हेल्थ हम कर रहे होते हैं, तो हार्मफुल नहीं, फॉर नहीं, टू, हार्मफुल टू हेल्थ, अब कंफ्यूजन है ना इन दोनों के दरमियान। लेकिन कोई भी नुकसान देने के माने में आ रहा हो तो टू लगाना है, लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट बदलेगा तो फॉर भी यूज होगा, लेकिन इस तरह के कॉन्टेक्स्ट के अंदर टू ही है। अच्छा, उसके बाद तमाम एक्ट ऑफ जो सीइंग होते हैं, देखने के जो एक्ट होते हैं, उनके साथ एट आता है, ठीक है, चाहे वॉचिंग आप यूज कर रहे हो, लुकिंग कर रहे हो, सीइंग कर रहे हो, तो एट आएगा। इसी तरीके से ग्लेयर यूज कर रहे हो, स्टेयर यूज कर रहे हो, ठीक है, मिसाल के तौर पे टीचर ग्लेयर्ड एट मी व्हेन आई एंटर्ड द क्लास, ग्लेयर का मतलब होता है घूरना, ठीक है, स्टेयर का मतलब यही होता है, ठीक है, ही लुक्ड एट मी, ठीक है, लुक्ड टू मी नहीं, लुक्ड एट मी। अच्छा, उसके बाद वर्ड ऐसे जो हंसने के माने दे रहे हो, लाफ, चकल, स्माइल, ठीक है, स्निगर, स्मर्क, ठीक है, इनके साथ भी क्या आता है एट, ही इज लाफिंग एट मी, ही इज स्मर्किंग एट हिज फॉली। अच्छा, सिर्फ एक एक्सेप्शन है इसके अंदर, अगर फेट के माने होते ना कि तकदीर उस पर हंसी, इस तरह का मान दे रहा हो तो सिर्फ वहां पर ऑन है, ठीक है, मिसाल के तौर मैं कहता हूँ फेट लाफ ऑन हिम, एट हिम नहीं, सिर्फ ये फेट के माने में जब आ रहा हो तब ऑन है, अदरवाइज जितने भी कॉन्टेक्स्ट हैं उनमें एट ही आएगा। अच्छा, उसके बाद कुछ भरे होने के जो मानी दे रहे होते हैं, उनके साथ कौन सी प्रपोजिशन आती है? मिसाल के तौर पे फील्ड, beset, infested, swarm, team and replete, ठीक है, ये सारे सिनोनिम्स हैं। अच्छा, ये टीम है ना, ये टीम वो वाला टीम नहीं है, मतलब ये पेरो वर्ड में आता होता है हमेशा, यानी जैसा पाकिस्तानी टीम, उसके ये भरा होना है, TEEM टीम, वो TEAM होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है, तो इनके साथ हमेशा विद आता है। मिसाल के तौर पे द रिवर इज फिल्ड विद वाटर, अब बाकी जो अगले मतलब और वर्ड हैं जो वर्ड रिलेटेड टू बेनिफिट, यानी जो नफा देने के मानी दे रहे हो, मिसाल के तौर पे बेनिफिशियल, प्रॉफिटेबल, ठीक है, या इसी तरीके से कंडूसिव, लुक्रेटिव, ठीक है, इसके अंदर जो हमेशा प्रपोजिशन आती है वो टू आती है, फॉर नहीं आती। आप लोगों ने
जो ज्यादा कॉन्टेक्स्ट याद रखने हैं ना डिफरेंस के, वो टू, फॉर और ऑफ के दरमियान के हैं, ठीक है। एक तो यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत आती है, फिर आपको कंफ्यूजन आती है कि एट, ऑन, ये जो 5 प्रपोजिशन है बहुत कंफ्यूज करती हैं, ठीक है। इन सब के जो आपने कॉन्टेक्स्ट है ना वो याद रखने हैं। तो बेनिफिशियल के जहां मानी आ रहे हो तो वहां पे हमेशा क्या आना है, टू। वाटर इज बेनिफिशियल टू हेल्थ, दिस डील इज बेनिफिशियल टू मी, बेनिफिशियल फॉर मी नहीं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है ऐसे अल्फाज जो कुछ अखज करने के मानी दे रहे हो, कुछ नतीजा निकालने के मानी दे रहे हो, मिसाल के तौर पे इन्फर, रिड्यूस, कंक्लूड, ठीक है। तो ये इनके साथ जो प्रपोजिशन आती होती है वो होती है फ्रॉम। मिसाल के तौर पे द रिजल्ट इज डिड्यूस्ड फ्रॉम द एग्जाम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जो रोकने के माने में अल्फाज आ रहे हैं, स्टॉपिंग, प्रिवेंटिंग, ठीक है, प्रोहिबिटिंग, ठीक है। तो इनके साथ भी क्या कौन सी प्रपोजिशन आती है, फ्रॉम। दे मैनेज टू एस्केप फ्रॉम द बर्निंग हाउस, दे managed to prevent him from the from 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 destroying the discipline। अच्छा, उसके बाद हथियार डालने के जो मानी दे रहे होते हैं अल्फाज, सरेंडर, यील्ड, तो इनके साथ कौन सी प्रपोजिशन आती है, तो इनके साथ प्रपोजिशन आती होती है टू। मिसाल के तौर पे डू नॉट सरेंडर टू द टेररिस्ट, इंडिया सरेंडर टू पाकिस्तानी आर्मी, ठीक है। उसके बाद है ऐसे वर्ड्स जो एक्सपर्टीज को जाहिर कर रहे हो, मिसाल के तौर पे अडेप्ट, ADEPT, अडेप्ट, प्रोफिशिएंट, accomplished, एक्सपर्ट, स्किल्ड, ठीक है। तो इनके साथ कौन सी आती है प्रपोजिशन, इन। मिसाल के तौर पे ही इज स्किल्ड इन पॉलिटिक्स, ठीक है। मिसाल के तौर पे देखते ही प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश। अच्छा, उसके बाद पहले हमने कंपैरिजन पढ़ा था, अब ऐसे वर्ड जो इक्वालिटी या सिमिलैरिटी को इजहार कर रहे हो, मिसाल के तौर पे इक्विवेलेंट, इक्वल, करस्पॉन्डिंग, तो इनके साथ कौन सी प्रपोजिशन आती है, टू। मिसाल के तौर पे राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, उसके बाद ऐसे वर्ड जो सरप्राइज या शॉक का इजहार कर रहे हो, मिसाल के तौर पे सरप्राइज, अमेज, शॉक्ड, इनके साथ कौन सी प्रपोजिशन आती है, ठीक है। एक तो आती है इनके साथ बाय, अगर आप किसी बंदे से हो रहे हैं तो मतलब यानी एकदम हैरान हो रहे हैं तो आपने बाय इस्तेमाल लगाना है, बाय लगाना है। और अगर इन किसी बंदे से हटकर आप हो रहे हैं तो आपने उसके साथ एट लगाना है, ठीक है। किसी एक्शन से हो रहे हैं
किसी बिहेवियर से हो रहे हैं, ठीक है, या और किसी एंटिटी से हो रहे हैं, तो आपने एट लगाना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आई वॉज अमेज्ड एट हिज नॉलेज, ठीक है, अमेज्ड बाय हिज नॉलेज नहीं, अमेज्ड एट हिज नॉलेज, ठीक है। इसी तरीके से आई एम अमेज्ड बाय यू, अमेज्ड एट यू नहीं, अमेज्ड बाय यू। अच्छा, ऐसे वर्ड जिनके मतलब कंपैरिजन वो बता रहे होते हैं लेकिन उनके एंड पे आई ई आर आ रहा होता है, मिसाल के तौर पे सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, प्रायर, ठीक है। या आप यूं समझ लें कि ये वो वाले वर्ड्स हैं जो एडजेक्टिव की कोई डिग्री का इजहार कर रहे होते हैं। एडजेक्टिव की ना 3 डिग्रीज होती हैं, ठीक है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। तो फर्स्ट डिग्री होती है कि जिधर आप मतलब एडजेक्टिव क्या चीज होती है, एडजेक्टिव होती है किसी की क्वालिटी। अगर आप सिंपली किसी की क्वालिटी बता रहे हैं, मिसाल के तौर पे शी इज ब्यूटीफुल, शी इज क्लेवर, ठीक है, तो ये क्या फर्स्ट डिग्री। सेकंड डिग्री होती है कि अगर आप दो बंदों के साथ के दरमियान या दो चीजों के दरमियान कंपैरिजन ड्रॉ करके बता रहे हैं कि कौन सी चीज ज्यादा है, ठीक है। मिसाल के तौर पे शी इज क्लेवरर देन हिम, ठीक है, आई एम बेटर फ्रॉम हिम, दो बंदों के दरमियान कंपैरिजन है, ठीक है। और अगर जो तीसरी डिग्री है वो ये है कि अगर आप जो एडजेक्टिव है उसकी क्वालिटी सबसे बेस्ट पूरे ग्रोह में सबसे आला बता रहे हैं, तो वो होती है थर्ड डिग्री, या उसको सुपरलेटिव डिग्री भी कहते हैं एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये जो ऊपर हमने वर्ड्स पढ़े हैं ये कोई ना कोई एडजेक्टिव की डिग्रीज का बयान कर रहे हैं, तो इनके साथ कौन से आ जाएंगे। अच्छा, इधर आएंगे हमेशा टू। हमेशा याद रखें जब भी आई ई आर वाले वर्ड आए उनके साथ कभी भी फॉर नहीं यूज करना, ठीक है। ही इज सुपीरियर टू माई कोलीग्स, ठीक है, ही इज सुपीरियर फॉर माई कोलीग्स नहीं, ये बिल्कुल मानी उलट जाएगा। लग सकता है फॉर लेकिन मानी उलट जाएगा, मानी बदल जाएगा। अगर मैं कन्वे ये कर रहा हूं कि मतलब वो मेरे कोलीग से ज्यादा सुपीरियर है तो टू ही आएगा, लेकिन अगर मैं ये बयान कर रहा हूं कि वो मेरे कोलीग्स के लिए सुपीरियर है या सीनियर है तो फिर मैं फॉर इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। ये कॉन्टेक्स्ट का फर्क है दोनों के अंदर, तो फॉर भी लग सकता है। अच्छा, फिर हमारे पास वर्ड्स हैं एक्सप्लेन, डिस्कस, ठीक है। इनके साथ कभी भी अबाउट नहीं यूज करना है। मिसाल के तौर पे आई डिस्कस अबाउट न्यूज, गलत है। जो इनके साथ प्रपोजिशन है वो नहीं आएगी। मिसाल के तौर पे आई डिस्कस द न्यूज पेपर, आई डिस्कस अबाउट द न्यूज पेपर या द न्यूज नहीं है, आई डिस्कस द न्यूज। अच्छा, उसके बाद है कंप्लेन के मानों में आ रहा हो तो आप वर्ड्स आ रहे हो तो कौन से आपने प्रपोजिशन इस्तेमाल करनी है, ठीक है। तो आपकी
ठीक है। अच्छा, तो उसके अंदर क्या है, मिसाल के तौर पे अगर आप अगेंस्ट या के बारे में करेंगे, मतलब कंप्लेन कर रहे हैं ना, या आप किसी के अगेंस्ट कर रहे होंगे या किसी के बारे में कर रहे होंगे, ठीक है, तो कौन सी प्रपोजिशन आएगी? तो इसके अंदर कंफ्यूजन टू के और फॉर के दरमियान ही आती है। अच्छा, अगर अगर आप कंप्लेन कर रहे हैं किसी अथॉरिटी से तो आप लगाएंगे टू, और अगर आप कंप्लेन कर नहीं रहे, कंप्लेन फाइल कर रहे हैं, तो क्या आएगा? फॉर। मिसाल के तौर पे दे कंप्लेन टू द पुलिस अबाउट द थीव्स, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप कंप्लेन फाइल कर रहे हैं, इन रिटर्न दे रहे हैं, तो क्या आएगा? फॉर। या इसको इस तरह नहीं समझे, अच्छा सॉरी, मैं आपको दोनों का डिफरेंस बताने में मतलब गलत हो गया हूँ। अच्छा, टू आ रहा है मिसाल के तौर पे अगर आप किसी अथॉरिटी को कंप्लेन कर रहे हैं तो तब आएगा टू, और अगर किसी अथॉरिटी के बारे में कर रहे हैं तब आएगा फॉर। यू आर कंप्लेनिंग टू पुलिस अबाउट द थीव्स, और अगर पुलिस के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं, यू आर कंप्लेनिंग फॉर पुलिस, ठीक है। यानी आप अथॉरिटी के बारे में ही कंप्लेन कर रहे हैं तो फॉर यूज करेंगे। अच्छा, अच्छा उसके बाद टेस्ट के मानों में अगर कोई वर्ड आए या टेस्ट ही वर्ड है तो आप कौन से प्रेपोजिशन यूज करेंगे? उसके अंदर या इन आएगा या फॉर आएगा। तो टेस्ट नहीं, सॉरी, टेस्ट है, स्पेलिंग गलत लिखे हैं। अगर आपका किसी चीज के अंदर मतलब जो टेस्ट है या आपका जो मिजाज है वो इतना ज्यादा नहीं है, तो फिर आप कौन सा इस्तेमाल करते हैं? इन। मिसाल के तौर पे आई डू नॉट हैव एनी टेस्ट इन म्यूजिक, फॉर म्यूजिक नहीं, आई डू नॉट हैव एनी टेस्ट इन म्यूजिक। इसी तरीके से अगर आप इसके बिल्कुल उलट बात कर रहे हैं कि किसी चीज के बारे में आप प्रेफरेंस अपने का इजहार कर रहे हैं, तो तब आप क्या लगाएंगे? फॉर। मिसाल के तौर पे आई हैव अ गुड टेस्ट फॉर स्वीट, ठीक है। तो ये थे हमारे पास प्रेपोजिशन के कुछ असूल। तो मतलब मैंने आपको बताया कि ये मैंने कहाँ से लिए। मैंने आपको बताया कि मैंने लिए स्टडी रिवर के जो लेक्चर्स हैं। स्टडी रिवर एक ये पीपीएससी एफपीएससी की प्रिपरेशन करवाती है, एक एकेडमी है, उसके यूट्यूब पे लेक्चर्स मौजूद हैं। ये वहीं से मैंने मतलब लिए, मैंने आपको सोर्स बता दिया है, ठीक है। अब इन सबको याद रखना तो इतना आसान शायद नहीं है, लेकिन विद द प्रैक्टिस यू कैन डू इट। तो अगर आप प्रैक्टिस के जरिए जाएंगे तो आपका अव्वल तो आपका खुद भी जो दिमाग है वो इतना प्रोफिशिएंट हो जाएगा कि वो खुद से डिसाइड कर सके कि ये इधर दुरुस्त प्रपोजिशन कौन सी लगेगी। डिस्पाइट द फैक्ट के जिस तरह के क्वेश्चन हमारे पेपर में होते हैं वो गोरा खुद भी अटेम्प्ट कर रहा हो तो कंफ्यूज होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही बारीक डिफरेंस के बुनियाद के ऊपर जो होता है ना, यानी उन्होंने दो दो तीन तीन ऑप्शन
दी हुई होती हैं और जनरली वो दोनों तीनों ऑप्शंस भी लगे तो जुमला दुरुस्त होता है, ठीक है। तो हैविंग सेड दैट, मैं आपको यही कहूंगा कि ये जो मैंने अभी आपको 27-28 रूल्स बताए हैं, इनकी प्रैक्टिस करें, सो यू कैन बी प्रोफिशिएंट इनफ दैट यू कैन अटेम्प्ट योर पेपर करेक्ट इन द एग्जामिनेशन। सही है। तो सर मेरा स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये है थी आज की। जी सर, वो ये है कि मैंने पढ़ रखा है या सुन रखा है कि 4-5 ही जितने भी एक ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ सिर्फ एक ही प्रेपोजिशन लगती है, वो जितने भी वर्ड्स हैं वर्ब्स हैं वो काइंडली अगर बता दें तो आसान होगा। नहीं, मुझे नहीं समझ में आपका सवाल, जरा दोबारा रिपीट कीजिएगा अपना क्वेश्चन। चंद एक ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ सिर्फ एक ही प्रेपोजिशन लगती है। अच्छा, चंद एक ऐसे वर्ब हैं, VERB वर्ब। जी जी, हम्म, तो काइंडली अगर देखना वो पड़ेगा बता दें यार। तो इसमें भी आसानी हो सकती। हाँ, फ्रैंकली स्पीकिंग यार, मैंने खुद कभी मतलब ये रूल्स याद करने की या इनकी तरफ ध्यान करने की देने की कोशिश नहीं की, और मैं कोई बहुत अच्छा ग्रामेरियन नहीं हूँ, ठीक है। अ, मैंने इसीलिए आपको जो ओरिजिनल सोर्स है जगह का वो बताया है कि भाई आप उसको रेफर कर सकें, उसको कंसल्ट कर सकें इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। लेकिन ये चूंकि टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट था और मैं आपको ये एडवाइस नहीं कर सकता था कि भाई आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करें कि यू कैन डिसाइड योर सेल्फ के कौन सी प्रपोजिशन कहाँ आ रही है, तो इसलिए मैंने ये बस टॉपिक कवर करवाया है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग मेरी भी कोई इस टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा ग्रिप नहीं है कि भाई कहाँ, मतलब मैं रूल्स के एतबार से बता सकूं कि यार यहाँ पे कौन सी प्रपोजिशन आएगी, यहाँ कौन सी प्रपोजिशन आएगी, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपसे अपोलोजाइज कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आपके सामने बड़ा ऑनेस्टली जो है ना इसको एडमिट कर रहा हूँ कि मेरी इस टॉपिक के ऊपर बहुत कोई अच्छी ग्रिप नहीं है। हाँ सर, ज़ोहेब अगर इसका जवाब दे दें तो बेहतरीन होगा, या सर अलियसन। नहीं, मैं आपको ढूंढ के दे सकता हूँ, ऐसा कोई मसला नहीं है, मैं आपको ढूंढ के दे दूंगा कि भाई वो कौन से वर्ब्स हैं कि जिनके साथ वो श्योर फिक्स्ड सर, प्रपोजिशन आती है, श्योर सर। ठीक है। जी तो बिल्कुल ढूंढ दें। बाकी अगर मैं जुहेब से पूछ लूंगा उसको इस टॉपिक पे ग्रिप है तो मैं उसे कहूंगा कि एक जो क्लास है वो ले ले। तो इसके साथ ही मेरा ख्याल है कि हम अब अपना जो इंग्लिश का मेजर पोर्शन है वो सारा कवर कर चुके हैं। Thanks for watching. Sierra Foundation is committed to find employment and entrepreneurship opportunities through research and skill development for the people with blindness. For more details, visit our website blindseer.org. blindseer.org. Email us at contact@blindseer.org. WhatsApp us at 037053078085.